Hello, students. My name is Malav Soni. I am a chartered accountant by profession. I am member of ICAI and I'm also a member of ACCA UK. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में बात करते हैं आज। सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अभी जो हमारा सिलेबस है दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड कंसोलिडेशन। दैट इज द सिलेबस व्हाट वी आर हैविंग इनटू सीए फाइनल। कंसोलिडेशन की बात करें तो वो भी वैसे है तो स्टैंडर्ड बेस्ड इंटरप्रिटेशन ही। सो दैट मीन्स वी आर ओवरऑल वी आर लर्निंग व्हाट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ओनली। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड्स, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो चार चीजों के बारे में बात करते हैं, और वो कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो, दुनिया के कोई भी कंट्री के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, एक जनरल रूल है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टॉक अबाउट फोर थिंग्स। नंबर वन, वेन एवर अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज हैपनिंग। ठीक है, सो जब भी फर्स्ट टाइम अगर कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ, सो उस टाइम पे पहला क्वेश्चन आता है कि कैन वी रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट। क्या इस ट्रांजेक्शन को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करें? तो उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दिया गया है रिकग्निशन रूल्स, और वी कैन से रिकग्निशन क्राइटेरियाज। सो वो स्टैंडर्ड में दिए गए अगर रिकग्निशन क्राइटेरिया अगर फुलफिल हुए, यानी कि वी कैन रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट, तो सेकंड क्वेश्चन आएगा, अभी रिकॉर्ड तो करना है लेकिन विथ व्हाट वैल्यू, क्या वैल्यू से रिकॉर्ड करें? तो इसका आंसर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दिया गया है मेजरमेंट रूल्स के अंदर, या तो फिर इसे बोलते हैं मेजरमेंट क्राइटेरिया। अच्छा, वैल्यू भी डिसाइड हो गया, तो फिर क्वेश्चन आएगा कि अभी इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा, वेदर इट विल बी पार्ट ऑफ माय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, whether it is part of my balance sheet, whether it is part of my statement of other comprehensive income, where do I need to present it separately or not? So ये प्रेजेंटेशन की बात है कि उसके लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको गाइडेंस दे रहा है। और चौथा पॉइंट है रिकग्निशन, सॉरी नॉट रिकग्निशन, डिस्क्लोजर नोट्स। सो डिस्क्लोजर यानी कि हमने ये जो ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया है, वो ट्रांजेक्शन को समझने के लिए व्हाट आर द एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट वी शुड प्रोवाइड टू द यूजर्स, so that the user can understand the information more effectively. सो चार चीजें क्या हो गया, रिकग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। इसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ रिलेट करें कि मान लो कि हमने कोई गाड़ी खरीदा। अब पहला क्वेश्चन ये आएगा कि क्या हमने ये जो गाड़ी खरीदा, ये ट्रांजेक्शन को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अच्छा, सो गाड़ी हम चेक करेंगे पहले कि इसके लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होगा। सो गाड़ी के लिए अप्लाई होता है इंड एस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जो रिकग्निशन क्राइटेरिया दिया हुआ है वो है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स शुड बी अवेलेबल एंड रिलायबल मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। तो ये गाड़ी बिजनेस में आने से क्या बिजनेस को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे? अब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स यानी कि वो रेवेन्यू के फॉर्म में भी हो सकता है, वो कॉस्ट सेविंग भी हो सकता है, और दूसरा क्या इसका कॉस्ट हम रिलायबली मेजर कर सकते हैं। तो ये पहला हो गया, ठीक है, तो बोले हाँ ये हो रहा है। फिर आएगा वैल्यू। सो वैल्यू के लिए दिया गया है कि इनिशियल रिकग्निशन ऑलवेज एट कॉस्ट। फिर प्रेजेंटेशन की बात कर रहे तो बोले वो आपके बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा एज एन एसेट बिकॉज ऑफ दी मैचिंग कॉन्सेप्ट। और लास्ट में डिस्क्लोजर। सो हम क्या करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में कि भी एसेट का टाइप क्या है, एसेट का यूजफुल लाइफ कितना है, एसेट को हमने किस मेथड से डिप्रिशिएट किया है, तो वो सारा डिस्क्लोजर पार्ट आ गया। सो यू कैन सी द ट्रेल ऑफ द कंप्लीट ट्रांजेक्शन दैट ओके वन रिकग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज, चलो बट हमने जो बात किया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अब ये तो स्पेसिफिक रूल्स है कि जो भी हमारे प्रॉफिट लॉस में और बैलेंस शीट में अलग अलग आइटम्स, अलग अलग हम आइटम्स जो रिकॉर्ड करते हैं उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स है। जैसे मान लो कि रेवेन्यू के लिए वी हैव स्टैंडर्ड ऑन रेवेन्यू। एसेट की अगर हम बात करें तो हम एसेट को अलग अलग कैटेगरीज में बाइफरकेट करते हैं, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट हमारा मेजर बाइफरकेशन हो गया, बट उसमें भी फाइनेंशियल एसेट, नॉन फाइनेंशियल, दैट इज बिजनेस एसेट, इन्वेस्टमेंट एसेट एक्सेट्रा।
सो हमारे पास हर एक स्पेसिफिक एसेट के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड है, बट ये तो अलग अलग एसेट के लिए हो गया। ये स्टैंडर्ड्स आए कहाँ से? तो ये स्टैंडर्ड्स डेवलप होते हैं फ्रॉम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो अकाउंटेंसी का बेस है, जिसके ऊपर से ये सारे स्टैंडर्ड्स डेवलप होते हैं। तो वी कैन से दिस आर द बेसिक थ्योरेटिकल से कंसेप्चुअल गाइडेंस इज फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या करता है? सो वेन एवर जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, उनको कोई नया स्टैंडर्ड डेवलप करना है, ठीक है, नया स्टैंडर्ड डेवलप करना है, तो मेरा नया ट्रांजेक्शन लेट्स से फॉर एग्जांपल को एसेट रिलेटेड हो सकता है, लायबिलिटी रिलेटेड हो सकता है, इनकम रिलेटेड हो सकता है, एक्सपेंस रिलेटेड हो सकता है। बट एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, तो वो सारा गाइडेंस हमें दिया हुआ है फ्रेमवर्क में। सो जनरल रूल्स, जनरल प्रिंसिपल्स आर गिवन इन द फ्रेमवर्क। सो जब कोई नया स्टैंडर्ड डेवलप करना है, सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम फ्रेमवर्क गाइड्स और फ्रेमवर्क प्रोवाइड गाइडेंस टू द इंस्टीट्यूट। या फिर जब कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एग्जिस्टेंस में नहीं है और यूजर्स यानी कि इंडस्ट्री यूजर्स के पास कोई ऐसा ट्रांजैक्शन आ रहा है कि जिसके लिए अभी एज ऑफ नाउ कोई एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी, सो क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो एज ऑफ नाउ देयर इज नो डेडिकेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर द सेम। तो भाई अगर क्रिप्टो करेंसी में मेरा कोई ट्रांजेक्शन आ रहा है, सो हाउ आई शुड रिकॉर्ड दिस? सो वहां पे रेफरेंस लिया जाएगा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। सो स्टूडेंट्स बिलीव मी, जितना आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आप जितना अच्छे से समझेंगे, उससे मदद से आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को उतना ही बेटर तरीके से समझ पाओगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अ बेस, और rather would say framework is a base based on which this standards are being developed. सो फ्रेमवर्क का क्या बोल रहा है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? सो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, इंफॉर्मेशन क्यों प्रोवाइड करना है? सो दैट यूजर्स कैन मेक देयर इकोनॉमिक डिसीजंस। अच्छा, now users want to make their economic decisions, then therefore they need information about the business. Which type of information? So users need information about future cash flow of the company and about the management stewardship. दो चीजें बोली मैंने, मैनेजमेंट स्टूवर्डशिप यानी कि मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है, और कंपनी का फ्यूचर कैश फ्लो क्या होने वाला है, ये दो चीजों के बारे में यूजर को जानना है। अच्छा, यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज की जब आप बात करें कि कंपनी का फ्यूचर कैश फ्लो, सो फ्यूचर कैश फ्लो का मतलब होता है अमाउंट और टाइमिंग दोनों देखना है हमें। कितने टाइम में कितना कैश इनफ्लो या आउटफ्लो होने वाला है, तो अमाउंट एंड टाइमिंग बोथ आर क्रूशियल, एंड दैट इज द रीजन कि आपने बैलेंस शीट तो बनाते हैं हम सब, और बैलेंस शीट में हम एसेट को बाइफरकेट करते हैं नॉन करंट एसेट और करंट एसेट में, लायबिलिटीज को बाइफरकेट करते हैं करंट और नॉन करंट में। हम रीजन देते हैं कि हाँ वो जो 12th मंथ में 12 महीने में रियलाइज होने वाले वो करंट होगा, बट वो क्यों? वो क्यों का कारण ये है कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हिसाब से यूजर को कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लो के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, और फ्यूचर कैश फ्लो यानी कि अमाउंट और टाइमिंग दोनों, अमाउंट और टाइमिंग दोनों, इसीलिए ये करंट नॉन करंट का बाइफरकेशन आता है। तो ये हमें समझना है, ये इंपॉर्टेंट है कि तो जो भी आप रूल सीखो, जो भी कॉन्सेप्ट सीखो, उसके पीछे का कारण, उसका रूट क्या है, वो समझने की कोशिश करो, तो आप कभी भी गलती करोगे नहीं। तो यूजर को इंफॉर्मेशन देना है, अब ये इंफॉर्मेशन यूजर्स को मिलेगा कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ गया हमारा बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अच्छा, इसमें भी एक छोटी सी बात करना चाहूंगा कि हम जब से हमने अकाउंटेंसी पढ़ना स्टार्ट किया, हम ये टर्म यूज कर रहे हैं पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आज तक मेरा आपसे ये कहता है कि आपने अप्रोक्सीमेटली अभी तक जितने भी पीएनएल अकाउंट बनाए,
सो उसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों साथ में कितनी बार आए? आप बोलोगे सर एक भी बार नहीं आया। करेक्ट, प्रॉफिट और लॉस कभी एक साथ में नहीं आता, तो या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। सो करेक्ट टर्म जो है वो प्रॉफिट और लॉस है। सो प्लीज स्टूडेंट्स, ये गलत टर्म मत यूज कीजिए। करेक्ट टर्म इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। फिर होता है स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और नोट्स। अब नोट्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है अकाउंटिंग पॉलिसी नोट्स और दूसरा होता है एक्सप्लेनेटरी नोट्स। एक्सप्लेनेटरी नोट्स का मतलब क्या होता है कि हमने जो बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाया है उसके जो हमारे शेड्यूल्स बनते हैं, राइट। सो मैंने कहा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसमें मेरे पास 10 एसेट है। तो जो हम वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिक्स एसेट का अलग से जो शेड्यूल बनाते हैं वो एक्सप्लेनेटरी नोट आ गया। डेटर्स बनाए, डेटर्स में हमने एजिंग रिपोर्ट प्रोवाइड किया, वो एक्सप्लेनेटरी नोट हो गया। लाइकवाइज तो जो भी हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट के जो आइटम्स और उसका जो डिटेल हमने एनेक्शर नोट बना के दिया है उस वो आ गए हमारे एक्सप्लेनेटरी नोट्स। और अकाउंटिंग पॉलिसी नोट्स यानी कि हमने पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरीके से रिकॉर्ड किया। तो देखो एक छोटा सा एग्जांपल से बात करता हूँ कि हम इन्वेंट्री के लिए लिखते हैं कि इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रूल है, ये पॉलिसी हो गया। रेवेन्यू की बात करें, सो रेवेन्यू हम जब सीखेंगे 115, सो उसमें रेवेन्यू दो तरीके से रिकॉग्नाइज होता है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो हमारा जो बिजनेस मॉडल है, हमारे पास जो रेवेन्यू आ रहा है वो हमने एट अ पॉइंट ऑफ टाइम रेवेन्यू रिकग्निशन है या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेवेन्यू। तो ये हो गया पॉलिसी नोट्स। आगे बढ़ते हैं। सो जैसे हमने बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स कितने हैं? So there are five elements in the financial statement. One is asset, liability, equity, income और expense। ये पांच के अलावा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और कुछ नहीं होगा। सो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो एसेट क्या होता है उसका डेफिनेशन देता है, लायबिलिटी क्या होता है उसका डेफिनेशन देता है, इक्विटी क्या होता है उसका डेफिनेशन देता है, इनकम क्या है उसका क्या डेफिनेशन है, और एक्सपेंस क्या हो गया उसका डेफिनेशन। So base what is an asset that is given in the framework, and based on that we have different types of asset, and for that we have different types of accounting standard applicable. So that is how this framework is important। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डेमो सेशन था that to make you guys understand that okay the way I teach, so I'll try to focus on the why behind each and every accounting rule। ठीक है, ये क्यों करना है वो समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो हमसे कभी गलती होगी नहीं। सो आई होप आपको ये डेमो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। सो आई एम से डूइंग से सीए फाइनेंशियल, सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग्स ओनली एज ऑफ नाउ। अभी रिकॉर्डेड कंटेंट अवेलेबल नहीं है, सो जो भी होगा वो लाइव ऑनलाइन क्लास ही होगी। सो स्टूडेंट्स प्लीज़, आप आपके दोस्त, अगर ये आपको डेमो सेशन अच्छा लगा, अगर लगा कि हाँ मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, सो प्लीज़ गेट इन टच एंड वी कैन डिस्कस मोर ऑन दिस। थैंक यू सो मच।